हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल है यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है एनवीएस लैब अटेंडेंट की सब्जेक्ट स्पेसिफिक का डे 7। आज के जो क्वेश्चन है वे क्लास 11th की केमिस्ट्री से होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्लास 11 से आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं वे सभी मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, इनसे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें 11th के कवर हो जाएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स। आवर्त प्रवृत्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज यू मूव अप अ ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस अ पीरियड। यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, समूह में ऊपर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। और डी, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता स्थिर रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपकी लेफ्ट टू राइट क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो पीरियड में तो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और वहीं पे आप टॉप टू बॉटम अगर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आपकी डिक्रीज होगी और लेफ़्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जो आपका जैसे आप जाते हो लेफ़्ट टू राइट, सो एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या करता है? घटता है। ठीक है, तो उसी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। धातुएं आवर्त सारणी के दाएं में पाई जाती है। बी, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अधातुएं आवर्त सारणी के बाईं ओर पाई जाती है। सी, एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वे एक ग्रुप में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, एक ग्रुप क्या होता है आपका? जो इस तरह से आपके कॉलम्स होते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, टोटल ग्रुप्स आपके 18 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं और 7 आपके पीरियड्स होते हैं। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल में। तो जब हम एक ही ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे सेम होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस में इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी सेम रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स जनरली। तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा आमतौर पर ए, डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, आवर्त में घटती है। बी, इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, आवर्त में बढ़ती है। सी, डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, समूह में नीचे की ओर घटती है। या डी, इंक्रीजेज डाउन अ पीरियड, समूह में नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है आपकी वे एक पीरियड में इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अक्रॉस का मतलब ही आप इसे समझ लीजिए लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, कभी आपसे पूछे ना अक्रॉस अ पीरियड, डाउन अ ग्रुप यानी कि नीचे ऊपर से नीचे, अक्रॉस अ पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इसमें क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ती है, सॉरी, आयना, हाँ, बढ़ती है आपकी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जितना आपका आउटर मोस्ट जो शेल होता है आपका, जैसे कि ये आपका एक एटम है, ठीक है, और ये आपके मान लीजिए ये आपका इसमें आउटर मोस्ट शेल है, ठीक, और यहाँ से अगर
किसी आपको इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी यूज़ होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर आप नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है, घटती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता है। और ऐसे ही अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, बढ़ती आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज करती है, क्योंकि जो आपके एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है लेफ्ट टू राइट में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें आपको बताना कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखिए पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी की उतनी अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आपके एटम में, ठीक है, उसके ग्राउंड स्टेट में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान जितनी एनर्जी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होती है, जनरली एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ क्या होती है, डिक्रीज करती है, यानी कि घटती जाती है, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, ठीक है, और ऊपर से नीचे घटेगी, ठीक, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस होता है ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है। अब हम देख लेते हैं इन सभी की एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी कितनी होती है। देखिए जो क्लोरीन है आपका क्लोरीन की कितनी होती है, -333 किलो जूल पर मोल। फ्लोरीन की कितनी होगी, फ्लोरीन की होती है आपकी -349 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होगी आपकी, ऑक्सीजन की होगी आपकी सॉरी, ये यहाँ पे फ्लोरीन है और ये आपका यहाँ पे क्लोरीन होगा, ठीक है। क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ठीक है, क्लोरीन की आपकी 349 होगी, ठीक। ऑक्सीजन की आपकी कितनी होगी, -141 किलो जूल पर मोल, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन की क्या होती है, लगभग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 ही होती है, ठीक है। तो ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को लगेगा कि ये कुछ बच्चे करके आएंगे बी ऑप्शन, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज़्यादा करके आएंगे, ठीक है, वहीं पे वे फंसेंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरीन का एटॉमिक साइज़ है, बिग एटॉमिक साइज़ होने की वजह से क्लोरीन और फ्लोरीन में, ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन यहाँ पे है कि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसका ये ज़्यादा होती है। देखिए इसका इसके शेल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, पर उतना डीप नहीं आएगा, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, ये क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी लिथियम, या डी फ्लोरीन। तो हमें बताना है लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो सबसे बड़ा इनमें से एटॉमिक रेडियस किसका होगा, वो होगा आपका लिथियम का, ठीक है। और इसका कितना होता है, लिथियम का जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो होगा 167 पिकोमीटर, ठीक है। ऑक्सीजन का जो है आपका वो होगा 66 पिकोमीटर, और जो नाइट्रोजन का होता है वो होता है आपका 70 पिकोमीटर, और फ्लोरीन का होता है आपका 72 पिकोमीटर, ठीक है। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो जनरली लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड में डिक्रीज करता है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि घटता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं,
बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनके इंक्रीज करने से क्या होगा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, और अट्रैक्शन होने से वे पास हो आएंगे, तो एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता है। ए, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली ऊर्जा। बी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। सी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड टू इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। या डी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसे निकलने वाली ऊर्जा। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, यानी कि जब किसी एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ऊपर हिंदी में हमने किया या नहीं किया है, नहीं लगाया। ठीक है, इसे भी हम लगा देते हैं, इसमें लिथियम होगा। ठीक, उसके बाद आपका इसमें क्लोरीन होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका क्या होगा, इसमें तो लगाया ही नहीं हमने। ठीक है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स जनरली, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, आवृत्त में बढ़ती है। ठीक, इसके बाद विच ऑफ द मेटल्स, इसमें भी नहीं लगाया। ठीक है, तो सेकंड का आपका होगा सी। ठीक है, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, ठीक है, एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। इसके बाद इसमें भी नहीं लगाया, इसका क्या होगा आपका, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो इसे आप देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण धातुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका गलनांक कम होता है। बी, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। सी, इनका घनत्व कम होता है, ये दे हैव लो डेंसिटीज। या डी, ये बिजली के खराब संवाहक होते हैं। ठीक है, या दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, वे क्या करते हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, यानी कि ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बी, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, किसी आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। सी, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, किसी आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने में वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से अगर हम नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में तो वो बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि उसके जो एनर्जी सेल्स है, मान लीजिए पहले में कितना होगा, एक होगा, दूसरे में कितने होते हैं आपके, दो बन जाते हैं। तो क्या हो गया, रेडियस क्या हो रहा है आपका, देखिए इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तीसरे उसमें क्या होता है आपका, फिर बढ़ जाएंगे, इसमें तीन हो जाएंगे, तो इंक्रीज करता है नीचे जाते हुए। ठीक है, और द एटॉमिक रेडियस आपका बी भी आपका करेक्ट है, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ ऑर्बिटल? निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या किसी कक्षक के आकार से संबंधित है? ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, बी एजीमुथल क्वांटम नंबर, सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम नंबर, या डी स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, हमें देखिए शेप को बता रहा है, तो शेप का जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या करता है, एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल्स। ओके। जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करेगा आपका ओरिएंटेशन को, ठीक है, ये ओरिएंटेशन के लिए होता है। ओके। और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये क्या करता है आपके, ये स्पिन को डिनोट करता है। ठीक है, स्पिन को डिनोट करेगा अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्या होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द सेकंड एनर्जी लेवल? दूसरे स्तर ऊर्जा स्तर पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ए 2, 8, 18 या 32। तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है 2n²। n क्या है यहाँ पे आपका, यानी कि कौन सा आपका एनर्जी लेवल है। मान लीजिए अगर आपका एनर्जी लेवल n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 में कितने रह सकते हैं आपके, इसको हम सोल्व करेंगे, 2 × 4, ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज फॉर्मुलेटेड बाय? अनिश्चितता सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो हेजनबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, हेजनबर्ग द्वारा दिया गया था। तो हेजनबर्ग ने क्या बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विद द परफेक्ट एक्यूरेसी, यानी कि एक ही समय पर हम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम, पार्टिकल यहाँ पे क्या है, पार्टिकल यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, उनकी मोमेंटम और उनका जो पोजीशन एग्जैक्ट वो हम एक ही टाइम पे नहीं बता सकते एक साथ। तो करेक्ट आंसर है आपका हेजनबर्ग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी है? ठीक है, ए रेडियो वेव्स, बी माइक्रोवेव्स, सी एक्सरे, या डी अल्ट्रावायलेट रेज। तो इनमें से, इन ऑप्शन में से सबसे छोटी जो वेवलेंथ है वो किसकी होगी आपकी, एक्सरे की। ठीक है, वो किसकी होती है, एक्सरे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्सरे इज द करेक्ट आंसर, ये माइक्रोवेव नहीं, एक्सरे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सभी उसमें से सबसे छोटी किसकी होती है, तो होती है, यानी कि सभी तरंगों में से सबसे छोटी किसकी होती है, गामा रे की। ठीक है, किसकी होगी, गामा रे। ठीक, तो इसका आपको पूरा स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। ठीक है, पूरा स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या आती है आपकी, सबसे छोटी किसकी होती है, गामा रे। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सरे, उसके बाद होती है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रे जिन्हें हम बोलते हैं, उसके बाद आती है इंफ्रारेड। ठीक, और इसके बाद आती है आपकी माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, और इसके बाद आती है आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ए वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, बी ऊर्जा एनर्जी, सी स्पीड गति, या डी चार्ज आवेश। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? वो होती है आपकी वेवलेंथ के। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड यूजिंग द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल प्रयोग का उपयोग करके किस उप परमाणविक कण की खोज की गई? तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से आपके न्यूक्लियस की खोज की थी, और न्यूक्लियस में भी आपका जो है मेन प्रोटॉन की, उस टाइम पे प्रोटॉन उसे बोला गया था, तो प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसी संख्या का योग होती है। ए इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, या डी प्रोटॉन एंड आयंस। तो मास नंबर क्या होता है आपका? मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ ये मास नंबर, ठीक है, मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ ही आपका क्या होता है? मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। बी द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, नाभिक धनात्मक रूप में आवेशित होता है। सी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। या डी इलेक्ट्रॉन्स हैव नो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स में कोई ऊर्जा नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने के मॉडल में क्या बताया गया है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। किस परमाणु मॉडल ने क्वांट वैज्ञानिक ऊर्जा परिप्रेक्ष्य की अवधारणा पेश की? ए रदरफोर्ड मॉडल, बी बोहर मॉडल, सी थॉमसन्स मॉडल, या डी क्वांटम मैकेनिक मॉडल। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोहर मॉडल। बोहर मॉडल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, उसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वे न्यूक्लियस के फिक्स एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। ठीक है, यानी कि वे की कुछ स्पेसिफिक जो एनर्जी स्टेट्स है, ठीक है, उन्हीं में घूमते हैं, और यही आपका क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द 3p सब शेल इज, 3p सब लेवल इज, 3p उपस्तर में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, या डी 6। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। तो जो 3p सब शेल है उसमें कितने आपके ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स का नाम क्या क्या होता है? इन ऑर्बिटल्स का नाम होता है 3px, 3py, ठीक है, और 3pz। यहाँ पे जो x, y और z है ये क्या है? आपके एक्सिस है। ठीक है, ये क्या डिनोट करते हैं? ओरिएंटेशन अलोंग दीज एक्सिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके एक्सिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? ए बोर्स थ्योरी, बी वेव मैकेनिक्स,
यानी कि तरंग यांत्रिकी, बी सी रदरफोर्ड थ्योरी, रदरफोर्ड का सिद्धांत, या डी क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेव मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर होगा वेव मैकेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तरंग यांत्रिकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। कौन सी क्वांटम संख्या किसी कक्षा के अभिविन्यास को निर्धारित करती है? ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बी एजीमुथल क्वांटम नंबर, सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर डी स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट कैन ऑक्यूपाई द थर्ड एनर्जी लेवल। तीसरे ऊर्जा स्तर पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो ऊर्जा स्तरों पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 2n²। ठीक है, यहाँ पे जो n है वो क्या होता है आपके नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, जो भी एनर्जी लेवल का आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल किसका निकालना है हमें 3 का। तो n की वैल्यू क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 9 और ये कितना हो जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है, तो तीसरे एनर्जी लेवल में कितने होंगे आपके 18। इसी तरह से हम 4 का निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर 2 का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके अनुसार परिमाणित होती है? ए बोहर्स मॉडल, बी रदरफोर्ड मॉडल, सी डी ब्रोगली प्रिंसिपल या डी ब्रोगली का सिद्धांत, या फिर डी हेजनबर्ग प्रिंसिपल, हेजनबर्ग का सिद्धांत। तो किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है, वो क्वांटाइज किसके अकॉर्डिंग होगी? वो होगी आपके बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बोहर्स मॉडल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एंगुलर मोमेंटम एल डिस्क्राइब्स। कोणीय गति क्वांटम संख्या का वर्णन करती है? ए एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बी ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल या कक्षक का अभिविन्यास, सी शेप ऑफ द ऑर्बिटल कक्षक का आकार, या फिर डी स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जो क्वांटम नंबर आपका जो एंगुलर क्वांटम मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, एल, वो आपका शेप ऑफ द ऑर्बिटल यानी कि कक्षक के आकार को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो क्वांटम ये जो क्वांटम नंबर है आपका, ये ऑर्बिटल्स की शेप को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, और ये किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं? एस होता है आपका, फिर आपका पी होता है, फिर आपका डी होता है, फिर आपका एफ होता है। ठीक है, एस का जो होता है वो कैसा होता है, शेप इस तरह की कुछ होती है। ठीक है, फिर पी आता है आपका, ओके, पी में आपका इस तरह से होती है। फिर आपका डी आता है, डी की शेप कुछ इस टाइप की होती है। ठीक, फिर आपका एफ आता है। ठीक है, और एफ की शेप आपकी कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एक्सप्लेन बाय। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए रदरफोर्ड मॉडल, बी थॉमसन मॉडल, सी बोहर मॉडल, या डी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोहर मॉडल इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो बोहर मॉडल था वो ही आपका पहला मॉडल था जिसने कि सक्सेसफुली एमिशन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन के दर्शाता है। ठीक है, ये प्रपोज करके जो इलेक्ट्रॉन्स है वे एटम्स के अराउंड, ठीक है, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक,
और जब भी वे ट्रांजिशन करते हैं अपने लेवल्स के बीच में, यानी कि अपना जो शेल्स के बीच में ट्रांजिशन करते हैं, तो उसमें वे या तो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे या फिर वे एमिट करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वाज एक्सप्लेन बाय। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को किसने समझाया? ए डी ब्रोगली, बी रदरफोर्ड, सी प्लैंक या डी हेजनबर्ग। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके दो टाइप के नेचर शो करते। पहले तो ये माना जाता था कि सिर्फ पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, बट बाद में उनका जो वेव नेचर है वो भी एक्सप्लेन किया गया, किसके द्वारा? डी ब्रोगली के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और डी ब्रोगली जो इक्वेशन थी वो क्या थी? लैम्डा इक्वल्स एच बाय एम वी, ठीक है, ओके। तो एच यहाँ पे क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। कौन सा सिद्धांत बताता है कि किसी दो परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्याओं का सेट समान नहीं हो सकता? ए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, बी हंट्स रूल, हंट का नियम, सी आहबाउ प्रिंसिपल, आहबाउ सिद्धांत, या फिर डी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉली नहीं बताया था कि एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर यानी कि नहीं हो सकता, उनमें कुछ ना कुछ अलग होगा ही, ठीक है। चाहे आपका एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो सकता है, ठीक है, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, बट कोई ना कोई उनमें अलग होना ही चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सेम हो सबका। तो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। एक फोटोन की आवृत्ति सीधे उसके किसके समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगी, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो चीज़ भी बढ़नी चाहिए आपकी। क्या वेवलेंथ की होगी? ए वेवलेंथ, बी एनर्जी, सी स्पीड, या डी इंटेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, ई इक्वल्स, ठीक है, एच, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? ए रेड लाइट, बी वायलेट लाइट, सी इंफ्रारेड, या डी एक्स रे। तो देखिए इन सभी में से आपकी जो सबसे कम जो एनर्जी होती है, ठीक है, एक्स रे, फिर इंफ्रारेड, और उसके बाद जो आपकी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है उसकी होती है। और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में भी यानी कि जो हमें दिखती है, ठीक है, जो लाइट्स हमें दिखती है उसमें भी आपकी ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? वायलेट लाइट की होगी। सो करेक्ट आंसर है आपका बी, वायलेट लाइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को गणना करने का सूत्र इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा nth ऑर्बिट में एनर्जी बताता है इलेक्ट्रॉन की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका E इक्वल्स -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। तो ये 10⁻⁻18 है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऊर्जा की परिमाणीकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए मैक्स प्लैंक, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी लुई डी ब्रोगली, या डी नील बोर। तो करेक्ट आंसर आपका मैक्स प्लैंक, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मैक्स प्लैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो ये थे आपके कुछ 11th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल और आपके जो एटम से रिलेटेड जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड थे, ठीक है।
ये आपके ज़्यादा ज़्यादा यही इतने ही लेवल के रह सकते हैं जो 11th-12th के केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले क्योंकि आप कोई नीट या उसका एग्ज़ाम नहीं देने वाले IIT का, तो इतने ही लेवल के, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।